साथियों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 12th की मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। मैट्रिक्स की हमने एक क्लास ऑलरेडी ले रखी है। आज हम लोग मैट्रिक्स की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, और आज मैट्रिक्स की दूसरी क्लास में हम लोग आव्यूह के प्रकार यानी कि जो टाइप्स ऑफ आव्यूह होता है, टाइप्स ऑफ आव्यूह यानी आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। आव्यूह के प्रकार पढ़ने से पहले जिन लोगों ने मैट्रिक्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर आ जाइएगा, क्योंकि अब आपके अभिषेक सर लेकर आ चुके हैं आपके लिए आव्यूह की सेकंड क्लास। और इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से एक एक बारीक बारीक चीज़ों के माध्यम से आव्यूह को डिस्कस करने वाले हैं। सारे पॉइंट आपको समझ आएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको पिछली क्लास का कुछ रिवीजन कराना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और समझ लीजिएगा आप लोग कि आपकी जो क्लास रहेगी, जो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, ये आपकी वीक में 2 दिन रहेगी। एक आपके ट्यूसडे और एक फ्राइडे। वीक में 2 क्लासेस आपको मैथ की मिलेंगी, जो कि आपके अभिषेक सर लेकर आएंगे। और इन क्लासों की टाइमिंग आपकी शाम 6 बजे होगी। शाम 6 बजे आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों, अभी आपकी सिर्फ ये 2 क्लासेस हैं। धीरे धीरे हम इन क्लासों को इंक्रीज करके रेगुलर बेसिस पर आपकी मैथ की क्लास लेने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे 6 के 6 दिन क्लासें मिलेंगी। अभी थोड़ा सा सेटअप तैयार हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बातें, और इन बातों में सबसे पहली बात ये है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक बातें। जैसे कि हमने आपको बताया था, जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को हम लोग एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो मैट्रिक्स होती है सबसे पहले उसको किस में लिखते हैं? एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपके कुछ एलिमेंट दिए गए, 4 दिया गया है, 6 दिया गया, 3 दिया गया, 2 दिया गया, 1 दिया गया, 5 दिया गया। तो ये आपके मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स हो गए, कुछ अवयव हो गए। तो जो मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो कैपिटल ए बराबर क्या हो गया? मैट्रिक्स 4, 6, 3 और 2, 1, 5। तो इसमें जो आपको ये वाली लाइनें दिख रही हैं, ध्यान से समझना भाई, मैट्रिक्स के अंदर जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये आपकी रो को डिनोट करती है। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है येलो कलर से जो दिख रहा है, ये आपको क्या डिनोट करता है? रो यानी कि पंक्ति को डिनोट करता है। और दोस्तों, आपको जो ये ग्रीन वाली लाइनें दिख रही हैं, ये आपका क्या डिनोट करेगा? ये आपका कॉलम यानी कि स्तंभ को डिनोट करेगा। पार्ट 1 में इन सब चीज़ों पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। जो लाइनें आपकी लेटी लेटी होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग रो बोलते हैं। जो लाइनें आपकी खड़ी खड़ी होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, जो लाइनें आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको रो बोलते हैं। जो लाइनें आपकी वर्टिकल होती हैं उनको क्या बोलते हैं भाई लोग? उनको हम लोग स्तंभ या फिर कॉलम बोलते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई लोग? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहला आपकी टाइप्स होती है मैट्रिक्स की, उसका नाम होता है क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसका नाम क्या होता है? क्षैतिज आव्यूह। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है, जो क्षैतिज आव्यूह होता है, ये आपका क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें बोला गया कोई एक ऐसा आव्यूह जिसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एक ऐसा आव्यूह
एक ऐसा अवयव जिसमें जो पंक्तियों की संख्या है और जो आपकी स्तंभों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी जो नंबर ऑफ रो है, ध्यान से समझना भाई, जो आपकी रो है वो कम हो किससे, कॉलम से। अगर आपके कॉलम ज़्यादा यानी स्तंभ ज़्यादा है और पंक्ति कम है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार के मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, जो ये आपको ये दिख रहा है 462, ये आपका क्या डिनोट करता है, ये आपका रो 1 डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा, रो 1। उसके बाद आपको जो दिख रहा है 853, ये आपका क्या डिनोट करेगा, रो नंबर 2। ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, रो नंबर 2 यानी कि पंक्ति संख्या 2। आपको जो ये 4 और 8 दिख रहा है, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम 1। 6 5 जो दिख रहा है, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम 2। और जो आपका ये 2 3 दिख रहा है, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका डिनोट कर रहा है कॉलम 3। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपकी 2 पंक्तियां हैं, 2 रो हैं और 3 स्तंभ हैं। अभी वही बात बताएगी, जब पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या कैसी होती है, ज़्यादा होती है। जब पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या आपकी ज़्यादा होती है तो उस जगह पर किस प्रकार का अवयव होता है, उस जगह पर आपका क्षैतिज अवयव होता है। अब हम लोग समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से। दूसरे एग्जाम्पल से समझने से पहले जरा हम लोग देख लेते हैं, आपका सेकंड एग्जाम्पल ये दिया गया है। देखो जो ये वाली आपकी लाइन है, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, रो नंबर 1 को। क्या डिनोट कर रहा है, रो 1। जो ये वाली लाइन है क्या डिनोट कर रहा है, रो नंबर 2 को। और जो ये वाली लाइन है ये आपका क्या डिनोट कर रही है, रो नंबर 3 यानी कि पंक्ति संख्या 3 को डिनोट कर रही है। अब हम लोग डिस्कस कर लें कॉलम के बारे में। ये जो लाइन है आपको ये क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम 1। ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम 2। ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम 3। ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम 4। और ये क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम 5। यानी कि जो सेकंड एग्जांपल है, इस सेकंड एग्जांपल में हमें पता चला कि रो यहाँ पर कितनी है, 3, कॉलम यहाँ पर कितने हैं, 5। जब रो 3 है, कॉलम 5 है, यानी कि जो स्तंभों की संख्या है वह ज़्यादा है और पंक्तियों की संख्या कम है। और अपना रूल भी यही होता है कि जब पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो तो उस जगह पर आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है, उस जगह आप पर आपका क्षैतिज अवयव यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं, आपका जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव, यानी कि इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। आप देखो ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो वर्टिकल अवयव क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें बोला गया ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है। ऐसा अवयव जिसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से क्या हो, ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस जगह पर क्या है, इस जगह पर जो आपकी रो है, इस जगह पर जो आपकी रो है उनका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस जगह पर उन रो का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो कॉलम है, कॉलम का मान क्या होगा, कम। जब रो ज़्यादा हो कॉलम कम हो तो उस जगह पर आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है भाई लोग, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स होती है या वर्टिकल मैट्रिक्स होती है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें दिया गया है 846। दूसरा इसको क्या बोलेंगे, रो नंबर 1। ये जो दी गई इसको क्या बोलेंगे, रो नंबर 2। जो ये दी गई इसको क्या बोलेंगे, रो नंबर 3। और जो आपकी ये दी गई इसको क्या बोलेंगे, रो नंबर 4। यानी कि इस वाले जो मैट्रिक्स दी गई इसमें रो कितनी हो गई आपकी, 4। और अब कॉलम की बात कर लें तो ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2 और ये हो गया कॉलम नंबर 3। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपकी जो पंक्तियों की संख्या है वो 4 है और जो आपकी कॉलम की संख्या है वो कितनी है,
3 है। जब पंक्तियों की संख्या कितनी है, रो आपकी कितनी है 4, रो आपकी कितनी है 4, कॉलम आपके कितने हैं 3। जब रो ज़्यादा है कॉलम कम है तो उस जगह पर आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में। आप देखो इसमें दिया गया है A1 A2 A3, A1 A2 A3 दिया गया, ये क्या हो गया रो नंबर 1। B1 B2 B3 ये आपका हो गया रो नंबर 2, C1 C2 C3 ये हो गया रो नंबर 3, और D1 D2 D3 ये हो गया रो नंबर 4। अब हम लोग A1 B1 C1 D1 ये क्या हो गया कॉलम नंबर फर्स्ट, A2 B2 C2 D2 ये हो गया कॉलम नंबर सेकंड, A3 B3 C3 D3 आपका क्या हो गया कॉलम नंबर 3। यानी इसमें हमें क्या पता चला, जो आपके नंबर ऑफ रो हैं वो कितने हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। अभी बात यही बताइए जब आपके पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो स्तंभों की संख्या कम हो तो उस जगह पर आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है भाई लोग, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स होती है। उम्मीद है आपको क्षैतिज मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह दोनों आव्यूह आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग आव्यूह को जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अलग आव्यूह की और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत आसान है। इसमें बोला गया ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। बहुत आसान है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में कैसी हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जब होता है तो उस जगह पर आपका कौन सी मैट्रिक्स होती है, उस जगह पर आपकी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नंबर ऑफ जो रो है और जो नंबर ऑफ कॉलम है अगर ये दोनों बराबर हैं तो उस जगह पर आपका वर्ग आव्यूह होता है। अब देख लेते हैं इसमें भी ये पंक्ति नंबर 1 हो गई, ये पंक्ति नंबर 2 हो गई, ये कॉलम नंबर 1 हो गया और ये कॉलम नंबर 2 हो गया। यानी कि हमें पता चला कि इसमें जो रो है वो कितनी है 2, जो कॉलम है वो कितने हैं 2। जब कॉलम और रो दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है तो उस जगह पर कौन सा आव्यूह होता है, उस जगह पर वर्ग आव्यूह होता है। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अगले एग्जाम्पल की। तो अगले एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलने वाले हैं रो नंबर 1। ये क्या हो गया रो नंबर 1, ये आपका हो गया रो नंबर 2 और ये हो गया आपका रो नंबर 3 और ये आपका हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2 और ये हो गया कॉलम नंबर 3। यानी कि 3 इसमें पंक्तियों की संख्या हो गई, 3 स्तंभों की संख्या हो गई। जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है तो उस जगह पर आपका कौन सा आव्यूह होता है, बच्चा कंपनी बताओ जरा। उस जगह पर आपका वर्ग आव्यूह होता है, उस जगह पर कौन सा आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह होता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंक्ति आव्यूह के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में भाई लोग, पंक्ति आव्यूह के बारे में। पंक्ति आव्यूह क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। पंक्ति आव्यूह होता है एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो, केवल एक ही पंक्ति हो। पंक्ति तो आपकी एक होगी, स्तंभ कितने भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्तंभ आपके 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पंक्ति आव्यूह में एक बात याद रखनी है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, एक हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, एक हो। और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने मनाए उतने स्तंभ कर लो, लेकिन पंक्ति कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख लेते हैं 3 और 5, इसमें क्या है, एक ही तो पंक्ति है, एक ही पंक्ति हो गई। अगर कॉलम की बात करें तो एक कॉलम ही है, एक कॉलम ही है। कॉलम इसमें 2 हो गए लेकिन पंक्ति कितनी है, एक। अगर इसकी बात करें तो इसमें लिखा है 238 यानी कि पंक्ति कितनी है आपकी, एक। अगर कॉलम की बात करें तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम।
इसमें कॉलम कितने हो गए 3, पंक्ति कितनी हो गई 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पंक्ति 1 है तो उस जगह पर आपका हमेशा कौन सा अवयव होता है, पंक्ति अवयव होता है। इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसमें भी कितनी पंक्तियां दी गई हैं, 1 पंक्ति दी गई है। जब 1 पंक्ति दी गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा अवयव है, पंक्ति अवयव। इसमें कॉलम कितने, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। कॉलम से अभी हमने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है, फर्क पड़ता है सिर्फ पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके स्तंभ अवयव की बात करने वाले हैं। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, स्तंभ अवयव की बात करने वाले हैं। अभी तक पंक्ति अवयव की बात की, तो पंक्ति अवयव में क्या बताया कि उसमें पंक्ति 1 होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो, ठीक है ना। आप स्तंभ अवयव में क्या बताएंगे, स्तंभ 1 होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो। स्तंभ अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, सिर्फ 1 हो। पंक्तियों की संख्या कितनी हो, सिर्फ 1 हो। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो, सिर्फ 1 हो। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया आपका कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, कितनी भी पंक्तियां हों, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आई ना, उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव बोलते हैं। देख लेते हैं इसमें, देखो ये जो स्तंभ कितने हैं, 1, लेकिन इसमें पंक्तियां कितनी है, 2। एक 4 वाली पंक्ति, एक 3 वाली पंक्ति। जब स्तंभ 1 है तो इसका मतलब ये कौन सा अवयव हो गया, स्तंभ अवयव हो गया। इसमें देखो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है 2, 4, 2, 6, 8। तो 2, 6, 8 ये एक ही लाइन में लिखी हुई है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक स्तंभ हो गया। लेकिन इसमें पंक्तियां कितनी होंगी, इसको बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2, इसको बोलेंगे रो 3। इसमें 3 पंक्तियां होंगी। यानी कि स्तंभ अवयव वो अवयव होता है जिसमें सिर्फ कितने हो, एक स्तंभ हो, और पंक्तियां चाहे जितनी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विकर्ण अवयव के बारे में, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो विकर्ण अवयव पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि विकर्ण अवयव जो होता है ये एक प्रकार का वर्ग अवयव ही होता है। विकर्ण अवयव क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग अवयव ही होता है। समझ लेते हैं भाई। बोला गया ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी तत्वों को छोड़कर विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व कैसे हो, आपके शून्य हो। फिर से समझो भाई ध्यान से, एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व आपके कैसे हो, शून्य। आपके मान लेते ये एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें दिया गया 4 0 2 0। तो 4 और 2 आपके किस में है, जो ये लाइन दिख रही है ये आपका एक विकर्ण होता है। ये आपका क्या होता है, विकर्ण होता है। देखो 4 और जो 2 है ये आपके क्या हो गए, विकर्ण हो गए। और इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। यही बात बताई गई कि विकर्ण के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए और बाकी जो अवयव बचे हैं वो कैसे हो जाए, आपके 0 0 हो जाए, तो उस जगह पर क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है। जैसे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ये आपकी मैट्रिक्स दी गई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि आपकी जो ये लाइन दिख रही है 1 1 1, ये जो 1 1 1 कवर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। तो इस विकर्ण में क्या है, इसके अलावा देखो इधर भी 0 0 2 0, इधर भी 2 0, इधर भी 2 0। यानी कि इसमें क्या हो गया कि विकर्ण के तत्वों को अगर छोड़ दिया जाए, जब कभी एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के तत्वों को छोड़ दिया जाए और सारी तत्व कैसे हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। उसको किस अवयव के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। उसको किस अवयव के नाम से जानते हैं,
उसको हम लोग विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदिश अवयव क्या होता है। अदिश अवयव क्या होता है यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, जो अदिश अवयव होता है, ये भी एक प्रकार का कैसा अवयव होता है आपका, ये भी एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है। जो अदिश अवयव होता है ये भी एक प्रकार का आपका क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है, जो अदिश अवयव होता है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, इसमें वर्ग के जो सभी तत्व होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, समान होते हैं। जो विकर्ण के सभी तत्व होंगे वो आपके कैसे होंगे, समान होंगे। मतलब वो एलिमेंट जो आपके विकर्ण पर स्थित होंगे वो सारे बराबर होंगे। अगर एक है तो तीनों में क्या होगा, तीनों विकर्ण मतलब एक एक एक। अगर कोई 10 है तो सब में क्या होगा, 10 10 10। मतलब क्या हुआ कि जो विकर्ण पर एक में होगा, जो पहली रो में विकर्ण होगा वही दूसरी रो में होगा, वही एलिमेंट तीसरी रो में होगा। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि इसमें देखो दिया गया 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब देखो ये आपका विकर्ण बन रहा है, ये आपका यही तो विकर्ण बन रहा है। जब ये आपका विकर्ण बन रहा है और विकर्ण के सारे एलिमेंट कितने हैं, 3 3 3, और उसके अलावा देखो सारे जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि विकर्ण पर स्थित सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, सभी अवयव एक समान हो, और आसपास वाले अवयव आपके कैसे हो, शून्य हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश अवयव के नाम से जानते हैं। इसमें से देख लेते हैं। इसमें देखो विकर्ण पर कौन कौन स्थित है, तीनों में विकर्ण पर के स्थित है कि नहीं, तीनों में के स्थित है। उसके बाद इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो। यानी कि विकर्ण पर जो है वो समान तत्व है कि नहीं है। जब विकर्ण पर आपके समान तत्व हैं और उसके आगे पीछे के तत्व क्या है, जीरो हैं, तो उस जगह पर आपका कौन सा अवयव होता है, अदिश अवयव होता है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले इकाई के तत्समक अवयव के बारे में, इकाई के तत्समक अवयव के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इकाई का जो तत्समक अवयव होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। जब कभी आई लिखा आ जाए इसका मतलब हम लोग इकाई के तत्समक अवयव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल आई लिखा आ जाए इसका मतलब हम लोग इकाई के तत्समक अवयव की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो हम लोग इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसके डेफिनेशन में बोला गया कि ऐसा वर्ग अवयव जो तत्समक अवयव होता है ये भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, वर्ग अवयव होता है, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, एक होते हैं तथा अन्य सभी अवयव आपके कैसे हो, शून्य हो। मतलब कोई एक ऐसा अवयव हो, भाई समझते हैं हम लोग, कोई एक ऐसा अवयव हो जिसमें विकर्ण के सारे एलिमेंट कितने हो, विकर्ण पर जो तत्व स्थित हो वो क्या हो, एक 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 हो, और उसके अलावा सारे जो तत्व और मौजूद हैं वो सारे तत्व आपके कैसे हो, 0 0 0 हो, सारे तत्व 0 0 हो, और जो विकर्णपन हो वो क्या हो, 1 1 1। इसमें देख लेते हैं विकर्ण पर कौन सा मौजूद है, 1 1 1 मौजूद है कि नहीं मौजूद है, और इसमें 0 0 0 सारे तत्व क्या है, 0 0, और विकर्ण पर आपका क्या मौजूद है, 1 1 1। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखो विकर्ण पर क्या मौजूद है, 1 1 1, और 1 1 के अलावा आपके सारे एलिमेंट इसके अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, 0 दिख रहे हैं। मतलब जो तत्समक अवयव होता है इसका मतलब यही होता है आपका कि जो विकर्ण पर स्थित तत्व हैं वो एक हो, और उसके अलावा जो आपके एलिमेंट हो वो सारे कैसे हो, 0 0 हो। इसमें इसको I3 इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो भी 3 है, और स्तंभों की संख्या है वो भी क्या है, 3 है। जब वर्ग अवयव हो तो जाहिर सी बात है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो जितनी पंक्तियां होंगी उसको वही नाम दे देंगे। इसमें देखो आपकी पंक्तियों की संख्या 4 है, जब इसमें पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 4, इसलिए इस अवयव को किस नाम से जाना गया, इसलिए इस अवयव को I4 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं शून्य या फिर रिक्त अवयव की। अब हम लोग बात करने वाले हैं शून्य या फिर रिक्त अवयव की। तो शून्य या रिक्त अवयव क्या होता है, इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। एक ऐसा अवयव जिसमें आपके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य या फिर
रिक्त अवयव बोलते हैं। देखो ये आपका एलिमेंट दिख रहा है, ये आपकी एक मैट्रिक्स दिख रही है, इसमें सारे एलिमेंट क्या है आपके 0 0 0। ये आपका एलिमेंट दिख रहा है, इसमें सारे अवयव के क्या है 0 0 0। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे अवयव आपके कैसे हो 0 0 0 यानी कि 0 0 0, उस जगह पर आपका कौन सा मैट्रिक्स होता है, उस जगह पर आपका शून्य अवयव या फिर रिक्त शून्य मैट्रिक्स या फिर क्या बोलते हैं हम लोग रिक्त अवयव के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि अभिषेक सर मैथ का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आप घर पर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। आपका जो टारगेट है वो 2022 के यूपी बोर्ड में मिनिमम 90% मार्क्स लाने का रहेगा। अगर आप मैथ में 90% स्कोर करते हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं और 90% स्कोर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको नॉलेज अड्डा पर आना पड़ेगा, नॉलेज अड्डा पर आना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेंगी, है ना। तो दोस्तों अब हम लोग आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।